मैंने अपने पति को रोजाना खाने में जहरीला दवा मिलाकर खिलाती ताकि मेरा पति बीमार होकर मर जाए और मैं अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर लूँ। एक दिन मेरे पति की खून की उल्टी आई और वह मर गया। पति के मरे 2-3 महीने तक मैं झूठ झूठ तक शौक में मनाया और फिर दूसरी शादी अपने पसंद के लड़के से कर ली। पहली ही रात मेरी तबीयत खराब हो गई। तभी मेरा माँ मुझे डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर ने मेरी माँ को बाहर निकाल दिया और अंदर जाकर मुझे ऐसी बात बताई कि मेरा दिल दहल गया, क्योंकि मेरा तो सब कुछ, मेरा नाम नीति है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। मेरे माँ बाप मुझसे बहुत प्यार मोहब्बत करते थे और मैं उनकी मोहब्बत का खूब गर्व किया करती थी कि जिसे दुनिया में इतने अच्छे और प्यार करने वाले माँ बाप मिले थे, मुझे तो जीने के लिए अपने माँ बाप की मोहब्बत ही काफ़ी थी। मगर एक दिन अचानक ही मेरे पड़ोस में रहने वाली मेरे दोस्त जिसका नाम माया था, उसने मुझे एहसास कराया कि जीने के लिए माँ बाप की मोहब्बत की काफ़ी नहीं होती, बल्कि उनकी मोहब्बत के अलावा एक और मोहब्बत होती है जो औरत की ज़िंदगी को पूरा कर देती है, उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ के रंग भर देती है। माया की बात सुनकर कितने देर तक मैं हंसती रही। उसे मेरा इतना हंसना बुरा लगा था। तब उसने मुझसे कहा था, ये देखो, यह मोहब्बत और यह चूड़ियाँ और भी ढेर सारा सामान, यह सब कुछ मुझे मेरे महबूब ने दिए हैं। मैं अपने सहेली की माया की इतनी महंगी चीज़ें बड़े शौक से देख रही थी। उसकी चीज़ें देखे मुझे जलन महसूस हो रही थी। वह भला मामूली से शक्ल सूरत की लड़की थी और उसके पास इतनी कीमती चीज़ें भी थी। मैं उससे ज़्यादा बढ़कर सुंदर थी, इसलिए मुझे उस पर गुस्सा होने का साथ साथ अब जलन भी महसूस हो रही थी। मैंने उसके कीमती चीज़ को देखकर बस मुस्कुराने पर ही रुक गई थी, जबकि मेरा दिल अंदर से बुरी तरह से जल रहा था। अब इस बात को गुजरे हुए कुछ ही दिन हुए थे। मैं एक कॉलेज में पढ़ती थी। दोपहर के समय कॉलेज से घर आ रही थी। तभी अचानक एक लड़के मुझे आकर टकराया। मैं उस लड़के को यूं अचानक अपने सामने देखकर गुस्से में आ गई और उसे घूरते हुए मैं उसके पास से गुजर कर जाने लगी। तभी वो मुझसे कहने लगा कि मैं हर रोज़ कॉलेज से जाते हुए आपके घर की छत से तुम्हें देखता हूँ। मैं उसकी बात समझ नहीं पाई थी, इसलिए गुस्से से बोली, क्यों देखते हो मुझे? मेरे सवाल पर उसने मुझे मुस्कुरा कर कहा कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है और मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। उस लड़के की बात सुनकर मुझ पर हैरत और गुस्से से पहाड़ टूट पड़ी। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे रास्ते में रोककर इस तरह की बातें करने की? मैं तो भला उस लड़के को जानती भी नहीं थी, बल्कि मैंने ज़िंदगी में पहली बार अपनी मोहल्ले में उसे देखा था। फिर वह कैसे मेरी मोहब्बत का दम भर सकता है? मैं वहाँ चुपचाप बेखबर खड़ी हुई थी। उसने मेरी मैथ्यानी का फ़ायदा उठाकर मेरे बैग में एक कागज़ का टुकड़ा डाल दिया और वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद मुझे होश आया तो मैं जल्दी से घर आ गई। घर आकर भी मैं उलझन का शिकार रही थी। मेरे दिमाग में अपने दोस्त माया की बातें और उसके हाथ में मौजूद कीमती गिफ्ट घूम रहे थे। मेरे दिल की हालात भी अजीब सी हो रही थी। यह जज्बा मेरे लिए ना सिर्फ अजीबो गरीब था, बल्कि अब मुझे अंदर ही अंदर गुदगुदी भी पैदा कर रहा था। मैं कितनी देर तक उस लड़के के बारे में सोचती रही। फिर मैंने अपने दिल के हाथों मजबूर होकर उस लड़के के दिए गए नंबर पर कॉल कर दी। वह तो जैसे मेरे ही कॉल के इंतज़ार में था। मेरे कॉल करने पर उसने कॉल अटेंड कर ली। उसका नाम विक्की था और फिर उसी तरह हम दोनों ने मोहब्बत परवान चढ़ती रही। वह मुझे मेरे दोस्त माया की तरफ कीमती तोहफे दिया करता था और दिन में कई बार अपनी मोहब्बत का इजहार किया करता था। मैं भी खुद को इसका मोहब्बत करने पर रोक नहीं पाई थी। हम दोनों रात रात भर जाग कर एक दूसरे से बातें किया करते थे। अभी वह अपने घर के छत से मुझे देखा था तो कभी मैं उसे देखती। मेरे दिन ब दिन बढ़ती हुई लापरवाही और अपने आप में गुम देखकर मेरी माँ मुझे शक भरी निगाहों से देख रही थी और मैं ज़्यादा देर तक उनकी निगाहों का सामना नहीं कर पाती थी। तभी मैं इधर उधर जाया करती थी। मैं अब उसकी मोहब्बत में अंधी हो चुकी थी, कुछ भी सोचने समझने के काबिल नहीं थी। वह मुझसे अब अकेले में मिलना चाहता था, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उससे अकेले में मिल पाती। एक दिन उसने कहा कि मेरे माँ बाप घर पर नहीं हैं तो मेरे घर आ जाओ। पहले तो मैं मना करती रही थी, लेकिन जैसे जैसे करके दिल को समझा लिया। मैंने मम्मी से बहाना कर दिया कि मैं माया के पास जा रही हूँ। बहुत डरते डरते मैं उसके घर पहुँची थी।
उसके घर में कोई भी नहीं था। यह लोग काफ़ी पैसे वाले थे। घर की साज साज से पता लग रहा था कि वो मुझे अपने कमरे में ले गया। मेरा दिल अभी ज़ोरों से धड़क रहा था। अगर किसी को पता चलता था तो क्या होता। अभी हम बैठे आपस में बात ही कर रहे थे कि बिक्की मेरे करीब आकर सीने से लग गया और उसने मेरे हाथ पकड़ लिए। उसने इतने ज़्यादा करीब होने पर मेरा दिल उछलकर छलक में आ गया था। मैं उसे दूर होने लगी। मेरी ज़िंदगी का यह पहला मौका था जब कोई लड़का मेरे इतने करीब आया था। उसने खींचकर मुझे खुद के करीब कर लिया। मेरी हालत ख़राब होने लगी थी। मैंने कहा, बिक्की ये क्या कर रहे हो? उसकी आंखें मदहोश हो जा रही थी। उन्हें मदहोश शब्दों में कहने लगा, नीति इसमें गलत किया है। मैं तो उनसे प्यार करता हूँ। मैंने कहा यह सब कुछ शादी से पहले ठीक नहीं है। मेरी बात अभी पूरी नहीं हो पाई थी कि उसने मेरे होठों पर अपने होठ रख दिए। मेरा पूरा शरीर दहक उठा और मैं जल्दी से उठी और खड़ी हुई। बिक्की यह सब कुछ गलत है। बिक्की ने फिर से मुझे पीछे से बाहों में भर लिया। मेरा दिमाग मुझे समझ आ रहा था कि यह सब कुछ गलत है, लेकिन मेरा दिल तो बिक्की की बाहों में से निकलने को कर ही नहीं रहा था। बिक्की की बाहों में मुझे दुनिया जहाँ का सुकून मिल रहा था। बिक्की की बाहों में मदहोश हुई जा रही थी। अभी बिक्की की बाहों में अपना आप हार जाती। तभी बाहर से बिक्की के माँ बाप की आवाज़ आई। वह शायद वापस आ चुके थे और बिक्की को आवाज़ लगा रहे थे। बिक्की ने जल्दी से घबराकर मुझे पर्दे के पीछे छुपा दिया और खुद बाहर चला गया। मैंने देखा बिक्की के माँ बाप बिक्की को लेकर अपने कमरे से चले गए थे, तो मैं भी जल्दी से मौके का फ़ायदा उठाकर मैं बाहर निकल आई थी। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। घर आते ही मैं खुद को जल्दी से कमरे में बंद कर लिया। जो कुछ भी अभी मेरे साथ हुआ था, मेरे दिल में एक अजीब सी गुदगुदी होने लगी थी। अब तो मैं बिक्की के लिए और भी ज़्यादा दीवानी हो गई थी। धीरे धीरे से पढ़ाई से मेरा दिल हटने लगा था कि तभी उन्हीं दिनों में मेरे माँ बाप ने मेरे लिए किसी और की भी रिश्ता तय कर दिया। मेरे बाप ने मेरी मर्जी जाने बगैर ही मेरे लिए लड़का ढूंढ लिया था। मेरा होने वाला पति एक बहुत बड़ी कंपनी में एक अच्छे पद पर जॉब करता था। वह मुझसे उम्र में 9 साल या 10 साल था बड़ा, मगर उसके शानदार नौकरी के लालच ने मेरे माँ बाप को मजबूर कर दिया था। वह मेरे जोड़ का बिल्कुल भी नहीं था। वह न सिर्फ मुझे उम्र में बड़ा था, बल्कि शक्ल सूरत भी उसकी मासूम सी थी। जब पहली बार मुझे अपने इस अचानक हुए रिश्ते का पता चला तो मैं पूरे घर में शोर मचा दिया था। अपने माँ बाप को साफ मना कर दिया, जिस पर मेरी माँ ने मुझे खूब खरी खोटी सुनाई थी। वह कहने लगी, तुम्हारी शादी वहीं होगी जहाँ तुम्हारे माँ बाप चाहेंगे। इनकार की सूरत में तुम्हें अपने माँ बाप का मरा हुआ मुंह देखना होगा। मैं अपनी माँ की बात खामोशी से हो गई और अपने महबूब से भी सारे संबंध खत्म कर डाले। कुछ ही दिनों बाद मैं अपना टूटा हुआ दिल लेकर अपने पति के घर आई। उसका घर काफ़ी बड़ा था। उसके माँ बाप भी मुझ पर खूब प्यार लुटाते थे, मगर मेरा दिल इतना सब कुछ पाकर भी खुश नहीं था। मैं अब तक अपने पुराने आशिक से बिछड़े के सदमे में थी। मेरा पति मुझ जैसे कस्मीन और हसीन लड़की पाकर बहुत खुश था। वह मुझे हर समय खुश रहने की कोशिश किया करता था, मगर मुझे अपने पति की शक्ल से ही नफरत हो चुकी थी। मैं हर समय उसकी कोशिश नाकाम बनाते रहती और अपने रूम में कैद हो जाती। मगर उन्हीं दिनों में मुझे एहसास हो चुका था कि मेरा पति जो मुझसे उम्र में बड़ा था, वह गुस्से का काफ़ी तेज था। कोई भी चीज़ अगर उसके मर्जी के खिलाफ हो जाती तब वह पूरा घर सर पर उठा लिया करता था। मैं अपने पति के गुस्से में बहुत डर जाया करती थी। अभी कभी तो अकेले में खूब आंसू बहाती और अपने पूरे प्यार को याद करके रोती कि काश वह मेरी ज़िंदगी में होता। मेरी सास काफ़ी अच्छी औरत थी। वह मुझे अपने पति के डांटने के बाद बहलाया करती। कभी वो अपने बेटे की इस गलत हरकत पर मुझे माफ़ी मांग लिया करती थी। अपनी सास का इतना बड़ा दिल देखकर, उनका प्यार देखकर मैं हैरान हो जाती थी और अपने पति का गुस्सा भूल जाया करती थी और अपने पति की सेवा में ऐसे लग जाती कि जैसे बीच कोई कड़वाहट नहीं रहती थी। लेकिन अब मैं अपने पति की धूप छांव जैसी तबीयत से काफ़ी तंग आ चुकी थी। कभी वह मुझ पर बहुत मेहरबान हो जाता, ऐसे जैसे इस दुनिया में मेरे ज़्यादा वही मुझे मोहब्बत करता है, और कभी कभी तो छोटी सी बात पर ऐसे नाराज़ होता था जैसे कभी नहीं मानेगा।
एक दिन मेरे सास ससुर किसी करीबी रिश्तेदार के शादी में गए हुए थे। मैं घर में अकेली थी। तब मेरी पत्नी गुस्से से घर आया और उसके तेवर देखकर अपनी जगह सहम चुकी थी। मैं बेकार में ही किचन में काम निपटा के लिए किचन में घुस गई। मुझे फिजूल के काम निपटाता देखकर मेरा पति का पारा और भी हाई हो गया। वो पीछे आकर खड़ा हुआ और मुझे खूंखार नज़रों से घूरते हुए कहने लगा, मैं कब से घर आया हूँ और तुम्हें इतनी फुर्सत नहीं मिली कि मुझे चाय या पानी का ही पूछ ले। मैं कांपते हुए अपने पति की तरफ देखा और उसके कंपकपाते शब्दों से कहा कि मैं आपके लिए अभी चाय लाती हूँ। मेरी बात सुनकर वह किचन से चला गया और जल्दी जल्दी चाय बनाने लगी। जैसे ही गर्मा गर्म चाय में अपने पति के सामने पेश की, वह गुस्से से घूरने लगा। फिर एक घूंट चाय भरकर उसने चाय का कप मेरी तरफ उछाल दिया और मुझ पर चीखने लगा, कितनी गंदी चाय बनाती हूँ। मेरे पति की फेंकी हुई गर्म चाय से मेरा हाथ बुरी तरह जल गया था। मेरी चीख निकल गई थी। मैं टूटे हुए कप के टुकड़े लेकर किचन में चली गई और वहीं खड़ी होकर अपनी किस्मत पर आंसू बहाते हुए अपने हाथ की जलन को अपने अंदर उतार रही थी। मेरे पीछे ही पीछे मेरा पति भी उठकर चला आया था। वह शायद मुझे खाने के लिए कहने लगा। तभी अचानक मेरे पति की नज़र मेरे जले हुए हाथ पर गई। वह सब कुछ भूल गया और मुझसे कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दो। मुझे उसकी माफ़ी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, बल्कि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अपने पति को धक्का देकर कहीं दूर भाग जाऊं, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। बस अंदर ही अपने अंदर आंसू पीती रही। ऐसे ही धीरे धीरे मेरी शादी को 4 महीने बीत चुके थे। मैं अपने पति के सर्द और गर्म नेचर को लेकर काफ़ी परेशान रहा करती थी। एक दिन अचानक मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई। मैं अपने सास की अनुमति लेकर अपने मायके चली आई। शादी के बाद मुझे बहुत कम अपने मायके आने का मौका मिला था। जब भी अपने ससुराल के मायके आती, तब मेरा पति मेरे साथ ही हुआ करता था। मगर आज मैं अकेली हुई थी और मेरे इरादे कुछ अपनी माँ के साथ ठहरने के थे। मुझे घर में देखकर मेरी माँ की सीख उठी थी। उसकी आधी बीमारी मुझे देखकर ही कम हो चुकी थी। मैं अपने घर को, अपने माँ बाप को देखकर बहुत खुश थी। मगर जब रात के समय अपने घर की छत पर चली गई, तो अचानक से ही मुझे अपना पुराना प्यार याद आने लगा था। अपने पति के गुस्से को याद करके मुझे रोने आने लगा था और मैं अपने पुराने बॉयफ्रेंड विक्की की मोहब्बत भरी बातें सोचने लगी। उसे सोचते हुए मुझे ना जाने कितनी रात हो चुकी थी। तभी मैं सोने चली गई और फिर अक्सर ऐसा ही होने लगा था कि वह लड़का मुझे याद आने लगता और मैं कई कई घंटे उसकी याद में गुजार जाया करती थी। एक रात मेरे साथ कुछ अजीब सा हादसा हुआ। मैं अपने घर की छत पर बैठी थी, तभी एक बड़ा सा पत्थर मेरी तरफ आया, जिसे देखकर मैं घबरा का शिकार होकर इधर उधर देखने लगी थी। तभी मुझे 2-3 घरों की छत से बाद उसकी छत नजर आई। शादी से पहले मेरा जिस लड़के से अफेयर था, वही लड़का विक्की मेरे सामने खड़ा था। मैं उसे पहचान गई थी। काफ़ी दिनों बाद उसे अपने सामने देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। वह भी मुझे दूर से देख रहा था। उसकी निगाहों में मेरे लिए सिकवे थे। उस रात के बाद हम दोनों के बीच फिर से कांटेक्ट शुरू हो चुके थे। वह मुझसे शिकायत करता रहता, क्यों तुमने मेरी मोहब्बत को भुला दिया, क्यों तुमने मोहब्बत के दावे मेरे साथ किए और शादी दूसरे इंसान के साथ कर ली। उसके सवाल पर मैंने उसे बता दिया था कि मेरे माँ बाप को तुम्हारे रिश्ते के बारे में शक हो चुका था, इसलिए उन्होंने मेरे साथ यह सब कुछ ज़बरदस्ती किया है। उसे मेरी बात पर विश्वास आ गया। तभी उसने मुझे कुछ और नहीं कहा था। अब हम दोनों घंटों एक दूसरे से बात किया करते थे या फिर अपने घर के छत से एक दूसरे को देख लिया करते थे। मैं जो अपनी शादी के बाद मैं बहुत चुप होकर रह गई थी। मैं दोबारा से खुश देखकर मेरी माँ भी बहुत खुश रही थी और एक दिन मेरी माँ का व्यवहार मेरे साथ बहुत ही ख़राब हो गया। उन्होंने शायद मेरी चोरी पकड़ ली थी। मैं जो अपने आशिक से चुप चुप कर बातें किया करती थी, मेरी माँ को इस बारे में शक हो चुका था। तभी उन्होंने मुझे एक दिन कहा कि तुम अपने ससुराल वापस चली जाओ, तुम्हारा पति तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। मैं अपने पुराने आशिक से मिलने के बाद अपने पति को पूरी तरह भूल बैठी थी। अगर अपनी माँ की याद दिलाने पर मुझे अपने पति की याद आ गई,
जिसे सोचकर ही मेरा गला तक कड़वा हो गया था। मैं अपनी माँ के जोर जबरदस्ती करने पर बहुत ही मजबूर हो गई थी और अपने ससुराल चली गई। मगर मेरा दिल अभी अपने महबूब के लिए तड़पता था। मैं अपने ससुराल चली आई थी, मगर अब अक्सर मुझे उसके फ़ोन आने लगे थे। कभी कभी तो वह मुझे अपने पति के सामने ही कॉल कर दिया करता था, जिस पर मेरा पति मुझे शक भरी निगाहों से देखता। मैं अपने पति के खौफज़ाद होकर अपने महबूब से कहती कि तुम मुझे अब बेवक्त कॉल मत किया करो, मगर वह मेरे मना करने के बावजूद ही मुझे कॉल पर कॉल किया करता था। उसी रात मेरा पति जल्दी घर आ चुका था। मैं भी सोने की तैयारी कर रही थी, तभी मेरा मोबाइल उठा और बजा। मेरे पति ने मुझे घूरते हुए पूछा कि किसकी कॉल है। मैंने डरते डरते कहा कि मेरी माँ की कॉल थी। मेरे कहने के बावजूद भी उसकी आंखों में मेरे लिए शक था। मैंने एक दिन अपने पुराने महबूब को सख्त शब्दों से इनकार करते हुए कहा कि मुझे आगे से कॉल मत करना। मेरे सख्ती से इनकार करना शायद उसे पसंद नहीं आया था, और फिर वह मुझे ब्लैकमेल करने लगा कि मैं तुम अपने पति को छोड़कर मुझसे शादी कर लो। अगर तुमने मुझसे शादी ना की तो मैं तुम्हारे बारे में और तुम्हारे पति को सब कुछ बता दूंगा। उसकी धमकी सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि मेरा पति गुस्से का बहुत तेज था। अगर मेरी यह हरकतें मेरे पति तक पहुंच जाती तो वह शायद मेरी जान ही ले लेता। मेरा दिल रात डर के साए में गुजरने लगा। आगे मेरे ज़िंदगी में क्या होगा अगर मेरे सच मेरे पति को पता चल गया तो वह मुझे घर से निकाल देगा या मेरी जान ही ले लेगा। मुझे मेरे महबूब की कॉल लगातार आती रहती है और मुझे अपने पति से छुटकारा पाने के लिए वह अलग अलग उपाय करता और बताता। कभी तो मेरा दिल चाहता था कि मैं अपने महबूब के बताए हुए उपाय का काम करूं और अपने पति से छुटकारा पा लूं, और कभी कभी सोचती कि यह सब कुछ गलत है और उसके अंजाम को सोच कर ही डर जाती और अपने आप को बुरे कर्मों को दूर रखती। एक दिन अचानक मेरा पुराना महबूब मेरे ससुराल आ पहुंचा। उससे पहले ही मेरी कॉल पर बता दिया था कि मैं तुम्हारे घर के बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। अगर 5 मिनट के अंदर मेरे पास नहीं आई तो मैं खुद चलकर तुम्हारे घर आ जाऊँगा। मैं बाकी धमकी से डर गई थी, इसलिए मैं उससे मिलने चली गई। मुझे यूँ घबराया देख कर बिक्की मुस्कुराने लगा। मैं उससे मुस्कुराने का परेशान हो गई। तभी उसने मुझे एक दवा दी। उस दवा की बोतल को देखकर मैं परेशान हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसमें क्या है, और मैं उसको देखने लगी। तभी वह मुझसे बोला कि रोज़ाना थोड़ी सी दवा खाने में मिलाकर अपने पति को खिला देना। रात को सोने से पहले यह दवा अपने पति के खाने में मिला देना, फिर वह पूरी रात सोता रहेगा और फिर हम दोनों आपस में खूब बातें कर सकते हैं। तुम्हारे पति को बिल्कुल भी शक नहीं होगा। मैं वह दवा लेकर घर आ गई और फिर उसकी बात पर मानते हुए उस दवा को थोड़ी सी मात्र अपने पति के खाने में मिलाने लगी और हर रोज़ दवा मिला हुआ खाना अपने पति को खिलाने लगी। मगर मुझे नहीं पता था कि वह जहरीली दवा है जो धीरे धीरे मेरे पति को मौत के घाट उतारने का काम कर रही थी। मेरा पति अब दिन बर दिन कमज़ोर होता जा रहा था। उसके आंखों के आसपास गड्ढे पड़ने लगे थे, जिस पर मेरी सास बहुत ही चिंता में पड़ चुकी थी। मैं भी अपने पति को देखा करती कि कहीं यह मेरी दवाई खिलाने की वजह से तो नहीं हो रहा। फिर 1 महीने बाद अचानक ही मेरे पति की मौत हो गई और मेरे घर में कोहराम मच गया। मेरे पति की मौत पर मैंने साफ सुन गया था। मुझे अब समझ आ गया था कि मैं जो अपने पति को दवाई दे रही थी वह दरअसल उसकी मौत का सामान था। मुझे अपने आप पर अफसोस होने लगा था, मगर मुझे यह भी खुशी थी कि मेरे कंधों से बोझ खत्म हो चुका था। मेरे माँ बाप भी मुझे ये विधवा देखकर बहुत परेशान हो चुके थे। कुछ दिन बाद मेरे माँ बाप मुझे अपने घर ले आए। मेरे पति को मरे हुए 2 महीने गुजर चुके थे और फिर मेरे माँ बाप ने मेरी दूसरी शादी तय कर दी थी। मैंने इस बार अपने माँ बाप के फैसले पर कोई ऐतराज़ नहीं किया था। इस बार मेरे माँ बाप ने मेरा रिश्ता मेरे ही पुराने महबूब से तय किया था और उसने इस फैसले पर मेरी भी मर्जी शामिल थी। मेरी शादी को कुछ ही दिन बाकी रह गए थे। तभी अचानक मेरी तबीयत बिगड़ गई। मुझे कमज़ोरी महसूस होने लगी थी। मेरी रंगत मुरझाई जा रही थी और बुरी तरह सर चक्कर आने लगा। मुझे बीमार देखकर मेरी माँ परेशान हो चुकी थी। तभी वो मुझे ज़बरदस्ती अस्पताल ले गई। मैं हॉस्पिटल गई तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि जो मुझे खबर मिली वह मुझे हैरान कर देने वाली थी। मैं प्रेग्नेंट थी।
और मेरा चेकअप कराने वाला डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि मेरा पति का दोस्त था। मैं उसे अच्छी तरह जानती थी और वह मेरी शादी में भी शामिल हुआ था और 2 बार मेरे पति के साथ घर भी आया था। मैं उसकी तंजिया और नज़रें खुद पर टिकी देखकर घबरा कर शिकार हो चुकी थी। उसने मुझे बहुत ही नज़र भरे शब्दों से यह सब सुनाई थी जब मैं अपनी ज़िंदगी का दूसरा सफ़र तय करने जा रही थी। यह खबर सुनकर परेशान हो चुकी थी। मेरा परेशान चेहरा देखकर मेरे पति का दोस्त मुझसे कहने लगा, शायद आपको इस खुशखबरी ने परेशान कर दिया है। मैं फ़ौरन गर्दन ना में हिलाई थी। फिर वो मुझसे कहने लगा कि मैं यह सब कुछ जानता हूँ, मुझे पता है मेरे दोस्त को आपने ही मारा है। उसके इतने विश्वास से कहने पर मैं बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। तब मैं घबराकर उससे पूछा कि आप ऐसे कैसे मुझ पर इल्ज़ाम लगा सकते हैं। तब वह मुझसे कहने लगा कि मैं आप पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, बल्कि मेरे पास इस बात को सबूत भी है। मेरा दोस्त अपनी मौत से कुछ दिन पहले मेरे पास आया था। मैंने उसका चेकअप किया था और उसकी रिपोर्ट देखकर मैंने उससे कहा था कि तुम्हें कोई जहरीली दवाई दे रहा है जिसका असर सीधे तुम्हारे दिल पर हो रहा है। किसी दिन अचानक तुम्हारी मौत हो सकती है। मेरी बात को उसने मजाक में उड़ा दी थी, मगर जब दूसरी बात वह मुझे पास आया तो उसी दिन उसकी हालात बहुत ख़राब थी। अपने लड़खड़ाते हुए दोस्त को थाम कर पूछा था, क्या बात है, तुम्हारी हालात इतनी ख़राब कैसे हो रही है। तब उसने कहा था कि तुमने मुझे सच कहा था, मुझे स्लो पॉइजन दिया जा रहा है और वह देने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरी पत्नी है। मैं अपनी पत्नी से बहुत मोहब्बत करता हूँ। अगर उसने मेरी मोहब्बत को, मेरे भरोसे को ठेस पहुँचाई है। मैं अपने दोस्त की बात सुनकर हैरान हो चुका था। तब मुझे उसे पूछा था कि तुम्हारी पत्नी ऐसा क्यों कर रही है। तो उसने मुझसे कहा था कि मेरी पत्नी का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। उसे यह सब कुछ देखकर बुरी तरह दिमाग को धक्का लगा था। तभी उसने जीने से अच्छा मौत को गले लगाना जरूरी समझा था। आपने किया पर मैं बुरी तरह शर्मिंदा हो चुकी थी। मैंने एक गैर मर्द के साथ पीछे भागकर एक अनमोल और सच्चा रिश्ता को दिया था। मुझे रोता देखकर मेरे पति का दोस्त मुझसे कहने लगा, तुम जैसी औरत की जगह सलाखों के पीछे होनी है। मैं उसके सामने हाथ जोड़कर बोली, मुझे जेल में मत भेजो, तुम जो कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। मेरी बात सुनकर वह मुझे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। फिर उसने मेरे सामने एक शर्त रख दी कि तुम मुझसे शादी कर लो, वरना मैं तुम्हें जेल में भिजवा के 1 सेकंड भी नहीं लगाऊंगा। मुझे उसके लिए शर्त आसान लगी थी। तब मैंने झट से हाँ कर दी थी। अपने माँ बाप को इस बात के लिए राजी कर लिया था। फिर कुछ ही दिन बाद मैं अपनी पत्नी बनकर उसके घर चली आई थी। धीरे धीरे मुझ पर यह राज भी खुल गया था, क्योंकि उस इंसान ने सिर्फ अपने दोस्त का बदला लेने के लिए मुझसे शादी की थी। वह मुझे दिन रात जानवरों की तरह काम करवाता और मैं दिन भर भूखी प्यासी रहकर अपने घर को साफ करने की कोशिश किया करती थी। मुझसे गलती हो जाती तो वह मुझ पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने को कोई कसर नहीं रखना। मेरे पास अब कोई चारा ही नहीं था। एक दिन मैं घर पर काम निपटाकर हॉस्पिटल जाने के लिए घर से निकली थी। मेरी डिलीवरी के दिन करीब आ रही थी। रास्ते में मेरा पुराना महबूब मुझसे टकराया था। मुझे देखकर वह मुझे गुस्सा करके मारे मेरे ऊपर चीखने लगा। मैं जो अपनी ज़िंदगी उसके कहने पर नर्क बना चुकी थी। मैंने उसे नफरत से देखते हुए बहुत ही गुस्से से कहा कि तुम्हें मुझ पर सीखने का कोई हक नहीं है। तब उसने मुझे गलती देते हुए कहा कि तुम उसे भूल मत जाना कि मैं कभी तुमसे मोहब्बत की थी। मैंने तुम्हें मोहब्बत भरे से मर जा रहा था और ना ही अब मर जा रहा हूँ। मैं तो तुम्हारे साथ टाइम पास करना चाहता था, तुम्हारे शरीर को हासिल करना चाहता था, मगर तुम मेरे काबू में नहीं आ रही थी। इसलिए मैंने अपना गुस्सा ठंडा करने के लिए तुम्हारा घर बर्बाद कर दिया। मैं शैतान की यह बात सुनकर बहुत ज़्यादा धक्का लग चुका था। मैं जैसे जैसे अपनी जान छुड़वाकर वहाँ से आई, मेरे दूसरे पति ने अब अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली है और वह अपने साथ बहुत खुश रहता है। उसने तो मुझे नौकरानी से भी बुरी हालात कर दी है। वह कहता है, जिस तरह तुमने मेरे जान से प्यारे दोस्त को तड़पा तड़पा कर मारा है, मैं भी उसी तरह तुम्हें तड़पा तड़पा कर अपने दोस्त का बदला लूँगा। ज़िंदगी में अब एक ही खुशी नज़र आती है कि जब मेरा बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा तो उसके सहारे ज़िंदा रह लूँगी। लेकिन भगवान ने यहाँ पर भी मेरे हिस्से में दुख ही दिए।
जब मेरी डिलीवरी का समय हुआ तो मैं एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया। मैं उसमें बहुत ही बिलक बिलक कर रो रही थी। भगवान ने मेरा सब कुछ छीन लिया था और शायद यह मेरी पापों की ही सज़ा थी। मैंने अपने प्यार करने वाले पति को खुद अपने हाथों को मार दिया था और मेरा बच्चा भगवान ने छीन लिया। मेरी ज़िंदगी में अब कोई आस, कोई उम्मीद, कोई खुशी नहीं बची थी। जब भी अपनी मोहब्बत के बारे में सोचती हूँ तो मुझे खुद से ही नफरत होने लगती है। यह एहसास मुझ पर बुरी तरह हावी होने लगता है कि मैं एक खूबसूरत और इतने पवित्र रिश्ते को एक गैर मर्द के हवाले में आकर आग की नज़र कर दिया था। काश मैं अपनी पत्नी को इज्जत देती, इसकी मोहब्बत को समझती तो मेरा घर आज यूँ बर्बाद न होती। कभी कभी अच्छी चीज़ खोने के बाद ही हमें एहसास होता है कि इतने कितना बड़ा नुकसान उठाया है। दोस्तों, कहानी को लेकर राय जरूर दें। नीति को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? क्या नीति माफ़ी के लायक है?